अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 MGT 101 के लेसन नंबर 3 को देखेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स हम सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग एंड सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या बताया गया कि आफ्टर स्टडिंग दिस लेक्चर द स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू, यानी इस लेक्चर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा जो इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है। जैसे हमें जो है वो कैश अकाउंटिंग एंड एक्रूअल अकाउंटिंग के बारे में जो फ़र्क है इन दोनों के दरमियान में, ये भी हमें पता चल जाएगा और हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि इनकम क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या चीज़ होती है, ठीक है। कैश इन हैंड एंड प्रॉफिट के दरमियान जो फ़र्क है वो देख सकेंगे हम, ठीक है। और इसके बाद जो है वो हम कैपिटल एक्सपेंसेस और वेन्यू एक्सपेंसेस के दरमियान जो डिस्टिंग्विश यानी फ़र्क है उसको पढ़ेंगे। और लास्ट में जो है वो हम इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि लेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो इसलिए चैनल के वीडियो के साथ साथ रहिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। जब आपकी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो आपको किसी चीज़ की जो है टेंशन नहीं होती, आप अपनी वर्डिंग में भी चीज़ों को जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे अपने पहले पॉइंट की तरफ, कैश अकाउंटिंग एंड एक्रूअल अकाउंटिंग। जी स्टूडेंट्स, अब जो है हमारे पास आ जाता है कैश अकाउंटिंग एंड एक्रूअल अकाउंटिंग। तो इसमें हम सबसे पहले कैश अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैश अकाउंटिंग क्या होती है। देखिए, इट इज़ द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच इवेंट्स आर रिकॉर्डेड व्हेन एक्चुअल कैश या चेक इज़ रिसीव्ड आर पेड। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसी अकाउंटिंग जो है वो सिस्टम है कैश अकाउंटिंग, जहाँ जो है वो हर चीज़ तब रिकॉर्ड होती है जब कैश या चेक असल में हम रिसीव कर लेते हैं या जब हम किसी को पे करते हैं, ठीक है। ये तब उसका जो है वो रिकॉर्ड बनाया जाता है इसमें, ठीक है। किसमें? कैश अकाउंटिंग में, कि जब जो है वो हर चीज़ तब रिकॉर्ड होती है जब कैश या चेक असल में रिसीव या फिर पे किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज़ करें कि जनवरी का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 15 फरवरी को आता है, ठीक है। जनवरी के महीने का जो बिल है वो 15 फरवरी को आता है और हम जो है वो 25 फरवरी को पे करते हैं, ठीक है। अगर हम कैश अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं तो हम इस बिल का एक्सपेंस जो 25 फरवरी को रिकॉर्ड करेंगे, जब हम जो है वो पेमेंट जब होती है उसी वक्त हम जब पेमेंट होगी या जब जो है हम किसी से कोई चीज़ कैश या चेक लेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे, उससे पहले या बाद में नहीं करेंगे। देखिए, ये एक प्रिंसिपल है इसका कैश अकाउंटिंग का, कि इनकम जो है इनकम भी जो है वो तभी रिकॉर्ड होगी जब असल में कैश मिलेगा हमें, ठीक है। एक्सपेंस भी तभी रिकॉर्ड होगा जब असल में हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। वो तो सिंपल वर्ड्स में कि कैश अकाउंटिंग में हर चीज़ उस वक्त लिखी जाती है जब आपके पास पैसा हाथ से, यानी आप किसी को देते हैं या आप किसी से लेते हैं, ठीक हो गया। तो कैश अकाउंटिंग बस एक सिंपल नोटबुक सिस्टम है, समझ लें। पैसा आया तो लिख लिया आपने और पैसा गया तो लिख लिया, ठीक है। जिस दिन गया उस दिन मतलब उसका लिख लिया और जिस दिन आया आपने उस वक्त लिख लिया। तो बाकी टाइमिंग या बिल किसी महीने का था, किस महीने का था उसकी अपनी फिक्र नहीं करनी, ठीक है। जिस वक्त आपका आया आपने वो चीज़ लिख ली और जिस वक्त आपने दिया उस वक्त आपने उसको चीज़ को जो है वो लिख लिया। क्लियर हो गया। तो ये जो थी आपकी कैश अकाउंटिंग थी। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो आपने ये याद रख लेनी है, इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हाईलाइट की भी है, ये कर लीजिएगा। और ये जो है वो एग्जांपल के थ्रू उन्होंने इस चीज़ को समझा दी है, ठीक है। और इसका जो है वो सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर इनकम एंड अदर ट्रांजेक्शंस एज वेल। इनकम इज़ रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज़ एक्चुअली रिसीव्ड इंस्टेड रिकॉर्डिंग व्हेन इट इज़ अर्नड। ये भी आपने जो है वो इसकी 2 लाइन्स याद कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं एक्रूअल अकाउंटिंग पर, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एक्रूअल अकाउंटिंग क्या होती है। It is the accounting system in which events are recorded as and when they occur. This means that income is recorded when it is earned and expense is recorded when incurred. देखिए, ये ऐसी अकाउंटिंग है जो एक्रूअल अकाउंटिंग है, ये ऐसी अकाउंटिंग है जहाँ इनकम और एक्सपेंसेस उस टाइम रिकॉर्ड होते हैं जब वो अर्न या इनकर होते हैं, चाहे कैश मिला हो या ना मिला हो आपको। देखें, इसका जो जब पैसा कमाया जाए, ठीक है, सर्विस दे या आप माल कोई या कोई भी चीज़ बेच रहे हैं तो रिकॉर्ड करना है आपने, चाहे पेमेंट आपको बाद में मिले। जबकि आपके पास कैश अकाउंटिंग में क्या होता है, जिस वक्त आपको पेमेंट मिल रही है या आप किसी को जिस वक्त दे रहे हैं तो आपने उस वक्त उसको चीज़ को जो है रिकॉर्ड करना होता था। बट इसमें क्या है, आपको जो है पैसा या जो आपने पैसा कमाया है उसको रिकॉर्ड करना है, चाहे आपको बाद में ही पैसे क्यों ना मिले। जब कोई चीज़ उस यूज़ की, जैसे कि उसकी जो है वो फ़ायदा जब आपको मिलेगा तो रिकॉर्ड करना है। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, जो बिज़नेस चला रहे हैं, आपको उससे फ़ायदा हो रहा है तो आपने वो रिकॉर्ड करना है, चाहे पैसा आपको बाद में देना पड़े या आपको बाद में जो है वो लेना पड़े, ठीक है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल ही लगा लें। इलेक्ट्रिसिटी जनवरी में यूज़ हुई है हमारी, इसलिए जनवरी में ही एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, चाहे पेमेंट आपने फरवरी में दी जाए, ठीक है। अब क्या होता है, हम जब बिल पे करते हैं, जनवरी का महीने का बिल आता है फरवरी में, ठीक है, तो हम जो है वो
जो जनवरी के महीने का जो एक्सपेंसेस है वो रिकॉर्ड होता है, ताकि फरवरी का, क्योंकि हालांकि दे हम फरवरी में रहे होते हैं, जनवरी का रिकॉर्ड होगा। तो चाहे पेमेंट आप जो है वो हम फरवरी में दे रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है वो भी जनवरी में अपना इनकम रिकॉर्ड करेगी, ना कि फरवरी में। ज़ाहिर सी बात है, जनवरी के महीने का बिल देंगे तो जनवरी का रिकॉर्ड करेगी, तो क्योंकि उन्होंने सर्विस जो है वो जनवरी में प्रोवाइड की थी। क्लियर हो गया। तो एक्रुअल अकाउंटिंग में पैसा आया या गया उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट ये है कि सर्विस या बेनिफिट कब मिला आपको, ठीक है, मिलता है या नहीं मिलता। कैश अकाउंटिंग में क्या होता है, कैश अकाउंटिंग में पैसा हाथ में आने और निकलने पर रिकॉर्ड होता है, लेकिन एक्रुअल अकाउंटिंग में पैसा कभी भी मिले या आपने कभी भी देना हो, रिकॉर्ड उस वक्त होता है जब असल में कमाई हुई या जो है वो आपका खर्चा जो भी हुआ उसी वक्त जो है वो उस चीज़ का लिखना होता है, ठीक है। ओके, तो इसमें स्टूडेंट्स एक्रुअल अकाउंटिंग में जो मैंने हाईलाइट किए हुए येलो, ये आपने याद करना है, बाकी जो है वो इसकी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इनकम पर। इनकम में तकरीबन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारा ही याद करना पड़ेगा, बट इनकम क्या है। इनकम इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट आर बिजनेस चार्जेस फ्रॉम इट्स कस्टमर्स। देखिए, बिजनेस वो वैल्यू या मनी है, पैसा है जो एक बिज़नेस अपने कस्टमर से बाय गुड्स के ज़रिए या सर्विस के जो है वो बदले में लेता है। देखिए, हम कोई चीज़ बेच रहे हैं तब भी हमारे पास पैसा आता है, या हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तब भी हमारे पास पैसा आता है। इनकम किसी तरीके से भी जो है वो हम हासिल कर सकते हैं, किसी तरीके से भी जो है वो हम उसको कमा सकते हैं इनकम को। बिज़नेस कैटेगरीज में दो तरीके हैं बिज़नेस के, दो तरीके के जो है वो बिज़नेस होते हैं, ठीक है। एक गुड्स सेलिंग्स बिज़नेस आ गया, दूसरा सर्विस प्रोवाइडिंग बिज़नेस आ गया। गुड सेलिंग प्रोवाइड बिजनेस में क्या होता है कि चीज़ें बेची जाती हैं, जैसे दुकान वाले जो होते हैं, स्टोर वाले, फैक्ट्री वाले चीज़ें बेचकर जो है वो इनकम करते हैं और वो उनका जो बिज़नेस होता है। सर्विस प्रोवाइडिंग में क्या होता है, वो सर्विस जो है वो देता है, जैसे स्कूल हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर, इंटरनेट कंपनी वगैरह होगी। तो जैसे स्कूल वाले क्या करते हैं, इनका भी एक बिज़नेस है, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ना कि चीज़ें बेचते हैं। चीज़ें बेचने वाला गुड सेलिंग्स वाला आ जाता है, ठीक है। और जो सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस में जैसे स्कूल, डॉक्टर, लॉयर वगैरह आ गए, ठीक है। तो प्राइस क्या होते हैं, हमारे पास इनकम होती है। यू नो ऑल्सो दैट जब कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो हमेशा एक प्राइस चार्ज करती है, ठीक है। तो ये जो प्राइस कस्टमर देता है वही उस ऑर्गेनाइजेशन की इनकम होती है। क्लियर हो गया। जैसे कि एग्जांपल है, शॉपकीपर ने एक बुक 500 रुपये में बेची, उसने उसके लिए जो है वो ये इनकम है, ठीक है। और ट्यूशन टीचर ने एक क्लास के लिए 1000 रुपये जो है वो लिए, उसके लिए भी ये इनकम है। क्लियर हो गया। सो इनकम का सिंपल मतलब है पैसा जो बिज़नेस जो है वो चीज़ें बेचकर या सर्विस प्रोवाइड करके जो है वो कमाया जाता है, वो हमारे पास इनकम होती है। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये जो है वो आपने इनकम वाला सारा ही पॉइंट याद कर लेना। इसकी बिज़नेस की कैटेगरीज भी याद करनी। प्रोवाइड सेलिंग गुड्स बिजनेस आ जाता है और प्रोवाइड सर्विसेज आ जाता है, ठीक है। ये कैटेगरीज भी और ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या है भाई, एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट incurred to earn revenue. In order to earn revenue, one has to spend some money, such as the cost of goods that are sold or the money paid to the individuals who are providing services plus other costs. देखिए, एक्सपेंसेस वो हमारे ख़र्चे होते हैं जो बिज़नेस को रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू क्या होता है, इनकम, यानी एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो बिज़नेस को रेवेन्यू कमाने के लिए करने पड़ते हैं। एक्सपेंसेस ज़रूरी क्यों होते हैं, देखिए, रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो है वो बिज़नेस को पहले पैसा, बिज़नेस पर जो है पहले पैसा खर्च करना पड़ता है, देन जो है वो हमें उससे पैसा यानी इनकम जो है वो हमें मिलती है, रेवेन्यू मिलता है, ठीक है। इसकी टाइप्स होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स होगी, जैसे कि सर्विस चार्जेस हो गए या कोई अदर कॉस्ट हो गए। कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसे, जो हम सामान बेचते हैं उसकी जो ख़रीदारी कॉस्ट होती है, पहले हम सामान को ख़रीदते हैं ना, कोई भी दुकानदार है, शॉपकीपर है, ठीक है। तो वो पैसे पहले चीज़ों को ख़रीदता है, फिर जाके वो चीज़ों को बेचता है अपने प्रॉफिट के लिहाज से, और फिर उसको जो है वो इनकम होती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाता है। सर्विस चार्जेस क्या होता है, जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको दिया जाता है। जैसे सैलरीज़ हो गई, कोई सर्विस प्रोवाइड करे वो सैलरीज़ लेता है, ठीक है। कोई जो है टीचर है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई लॉयर है या डॉक्टर है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी वो चीज़ें तो नहीं बेचता ना, तो ये सर्विस चार्जेस में आ जाता है। तो अदर कॉस्ट में क्या आ जाता है, अदर कॉस्ट में लाइक हमारे पास रेंट हो गया, किराया देना होता है घर का, ठीक है, किसी भी चीज़ का, गाड़ी का भी किराया होता है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंटरनेट बिल वगैरह हो गया, ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गई, सब चीज़ें जो है वो हमारे पास अदर कॉस्ट में आ जाती हैं। सो जो पैसा बिजनेस खर्च करता है रेवेन्यू कमाने के लिए, उसे जो है वो एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसमें जो है वो स्टूडेंट्स आपने एक्सपेंसेस वाला पॉइंट जो है वो कम्प्लीटली याद करना है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। अब नेट इनकम और नेट प्रॉफिट इज़ द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड्स एक्सपेंसेस इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। देखें,
प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट वो हमारी इनकम होती है, वो हमारा पैसा होता है जो इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद बचता है। यानी टोटल में से जो है वो हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं यानी अखराजात होते हैं उनको निकालने के बाद जो बचता है वो हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट होता है। देखिए टाइम पीरियड भी मायने रखता है। ये हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है वो कैलकुलेट होता है। जैसे हम एक महीने का जो है वो टोटल इनकम निकालते हैं और फिर उसमें से जितना हमारा एक महीने में एक्सपेंसेस होते हैं, अखराजात होते हैं, वो निकालने के बाद जैसे किसी की सैलरी देनी है, बिजली का बिल आ गया, दुकान का किराया आ गया, ये चीज़ें ऐसी जो चीज़ हमने ख़रीदी हैं, ठीक है, उनका सारी चीज़ें निकालने के बाद आप जो पैसा निकालते हैं वो आपका जो है वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, और हम एक महीने का भी निकाल सकते हैं, एक साल का भी निकाल सकते हैं, एज अ क्वार्टर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो नेट प्रॉफिट का फार्मूला है इनकम माइनस एक्सपेंसेस है, ये आपने जो है वो याद रखना है। ठीक है, सो अगर बिज़नेस की जो है वो इनकम ज़्यादा है और ख़र्चे कम हो तो जो ज़ाहिर बात है प्रॉफिट हमें ज़्यादा होगा, ज़्यादा बचेगा। तो अगर ख़र्चे ज़्यादा और कमाई कम हो तो हमारा बिज़नेस जो है वो लॉस में होता है। ठीक है, तो ये जो है वो अपने दोनों डेफिनेशंस इसके प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की याद करनी है। क्लियर हो गया, और इसका फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, आपने एज अ क्विज एंड शॉर्ट के हवाले से दोनों चीज़ें याद कर लेनी है। इसके बाद आ जाता है कैश इन हैंड एंड प्रॉफिट। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है कैश इन हैंड एंड प्रॉफिट क्या होता है, टोटल इनकम में से हमने टोटल एक्सपेंसेस निकालने होते हैं। चाहे कैश मिला हो या ना मिला हो हमें, चाहे पेमेंट की हो या ना की हो, लेकिन हमारा काम क्या है, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस निकालना है और ये चेक करना है कि हमारा प्रॉफिट कितना है। ठीक है, अब कन्फ्यूजन क्या होती है, क्या प्रॉफिट का मतलब सिर्फ कैश इन हैंड होता है, जो पैसा अभी जो हमारे हाथ में आया है, क्या वही हमारे पास जो है वो कैश इन हैंड है, या क्या यही वो हमारे पास जो है वो प्रॉफिट है? तो इसका जवाब क्या है, नहीं। क्यों? एक ट्रेडर ने देखें 1500 जो है वो का सामान सप्लायर से जो है वो लिया और कहा 2 हफ्ते बाद इसकी आपको पेमेंट की जाएगी, तो ये क्रेडिट परचेज़ में है। उसी दिन उसने सामान 2000 में बेच दिया, तो कस्टमर ने कितने जो है वो कैश दे दिए, 1000 दे दिए, तो बाकी 1000 जो है वो 1 हफ्ते बाद देने का वादा कर लिया, तो ये क्रेडिट सेल में आ जाता है। दिन के एंड पर जब वो ट्रेडर के पास सिर्फ 1000 रुपये थे कैश, तो प्रॉफिट कैलकुलेशंस का ये होगी, यही प्रॉफिट है, नो। लेकिन असल में ट्रेडर को जो कस्टमर से टोटल जो है वो मिलने हैं वो कितने हैं, 2000 मिलने हैं, और सप्लायर को 1500 देने हैं, तो प्रॉफिट क्या होगा, 2000 में से 1500 निकाल देंगे, हमारे पास 500 रुपये रह जाएगा। ठीक है, माइनस कर दिया, तो दिन के एंड पर जो 1000 कैश इन हैंड है वो ट्रेडर का प्रॉफिट नहीं है, उसका असल प्रॉफिट 500 रुपये है, जो टोटल कमाई और टोटल ख़र्चे के बाद जो है वो उसको वाज़ेह फ़र्क तो जो है वो नज़र आया है। ठीक है, तो कैश इन हैंड हमेशा प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट निकालने के लिए हमेशा टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेस देखने पड़ते हैं, चाहे कैश अभी मिला हो या आपको बाद में मिला हो। क्लियर हो गया? सो इसमें आपका एक क्वेश्चन भी यहाँ पे आया हुआ है जो ब्लू हाईलाइट है, व्हाट इज़ प्रॉफिट क्या है, और इज़ राइज 1000 दैट ही हैज़ इन हिज हैंड ऑन डे 1 इज़ हिज प्रॉफिट के ऊपर के एग्जांपल के तहत उन्होंने जो क्वेश्चन बनाया, तो सो द आंसर इज़ नो। तो आपके पास भी इस तरह डिफरेंट तरह के क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। सो आपको जो है वो चीज़ें देखनी है, आपको करेक्ट आंसर भी दिया जाएगा, वो कहेंगे क्या ये प्रॉफिट है, तो आपने देखना है इनकी टोटल कमाई और वो एक्सपेंसेस देखनी है, और फिर इसको माइनस करके आंसर अगर आपका उतना बनता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका वो जो है वो प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो ये आपने इसको जस्ट एज अ कॉन्सेप्ट देखना, तो बाकी इसमें याद करने वाली चीज़ नहीं है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंसेस। अब कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंसेस क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे कि वी हैव एस्टैब्लिश्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑल एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम इनकम। देखिए हमारे पास प्रॉफिट कैलकुलेट हम करते वक्त जो है वो हम इनकम एक्सपेंसेस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हम इनकम में से जो है वो एक्सपेंसेस का जो है वो निकालते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हर पेमेंट को एक्सपेंस करके माइनस कर देना चाहिए? नहीं। 2 तरह की पेमेंट्स होती हैं, एक शॉर्ट टर्म चीज़ों के लिए, एक लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए। जैसे शॉर्ट टर्म में हमारे पास क्या आ जाता है, यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, सैलरीज़ के आ जाते हैं, या फ्यूल बिल्स आ गया। ठीक है, इनका जो है वो फ़ायदा बिज़नेस को जो है वो फौरी तौर पर मिल जाता है। लॉन्ग टर्म चीज़ें क्या होती है, जैसे व्हीकल्स हो गए, हमारे पास फर्नीचर्स होंगे, इनका फ़ायदा बिज़नेस को जो है वो काफ़ी यानी सालों तक जो है वो हमें मिल सकता है। प्रॉब्लम अगर डिस्टिंग्विश ना किया जाए, देखें
अगर हम व्हीकल्स और फर्नीचर की पूरी कॉस्ट उसी साल एक्सपेंस में माइनस कर दें तो प्रॉफिट बहुत कम दिखाई दिया जाएगा, ठीक है। फिर अगले सालों में जब उन चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा तो कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं होगा, तो ये बैलेंस ख़राब कर देगा आपका, ठीक है। तो इसलिए अकाउंटिंग में हम एक्सपेंसेस को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, एक रिवेन्यू एक्सपेंसेस, दूसरा कैपिटल एक्सपेंसेस। रिवेन्यू एक्सपेंसेस में क्या होता है कि जो फ़ायदा हमें फौरी तौर पर देते हैं, जैसे बिल्स हो गए, सैलरीज, फ्यूल बिल्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये हमारे पास रिवेन्यू एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। बट कैपिटल एक्सपेंसेस में क्या होता है, जो प्रॉफिट हमें लंबी यानी मुद्दत तक, लॉन्ग टर्म तक जो है वो देते हैं, जैसे फर्नीचर, मशीनरीज, बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, ये कैपिटल एक्सपेंसेस में आ जाता है। सो रिवेन्यू सिंपल लफ्ज़ों में ये है कि रिवेन्यू एक्सपेंसेस रोज़मर्रा खर्चे होते हैं जो उसी वक्त हमें काम आ जाते हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंसेस बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो फ्यूचर में भी बेनिफिट देती हैं। सो बिजली का बिल वगैरह महीने के का फ़ायदा दिया और ख़त्म हो गया, लेकिन कैपिटल एक्सपेंसेस, कार ख़रीदना जो कि हमें काफ़ी सालों तक चलेगी, बिज़नेस करना, बिज़नेस को जो है 5 से 10 साल तक जो है वो ये कार जो है वो कमा के देगी। सो हर पेमेंट एक्सपेंसेस नहीं होती। जो अकाउंटिंग में हम अलग करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में रिवेन्यू एक्सपेंसेस आ जाता है और लॉन्ग टर्म में कैपिटल एक्सपेंसेस आ जाता है। इससे प्रॉफिट का जो है वो कैलकुलेशन सही होता है। क्लियर हो गया। तो इसमें जो प्यारे स्टूडेंट्स आपने याद करनी है, ये जो मैंने हाईलाइट की में ये आपका ऐसा कुछ देख लीजिएगा, और ये लास्ट में आपकी 2 डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट है, ये इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं लायबिलिटीज़ में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, liabilities are the debts or and the obligations of the business. Liability is the obligations of the business to provide a benefit or assessed on a future date. We have discussed credit transactions. देखिए liabilities वो कर्ज या हमारी जिम्मेदारी होती है जो बिज़नेस ने दूसरों को फ्यूचर में देनी होती है। बिज़नेस का फ़र्ज़ होता है कि वो किसी डेट पर पैसा या एसेस जो है वो दूसरे को वापस कर दे, कोई डेट फिक्स करके। ये हमेशा फ्यूचर पेमेंट या फ्यूचर ऑब्लिगेशन होती है। हमने पीछे जो है वो पढ़ा था क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और कैश ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का मतलब जब बिज़नेस कोई भी सामान ख़रीदता है और फ़ौरी तौर पर जो है पेमेंट नहीं करता, बल्कि कहता है कि बाद में पैसे जो है वो दे देगा, तो ये उसकी लायबिलिटी बन जाती है। जैसे एक दुकान ने सप्लायर से 10,000 का सामान उधार लिया और वो उसने वादा किया कि 1 महीने बाद जो है वो इसके पैसे दे देगा, तो फिर ये जो 10,000 जो थे ये दुकानदार की लायबिलिटी हो जाती है, ठीक है। सो लायबिलिटी का मतलब है वो पैसा, ये चीज़ जो बिज़नेस को अभी देनी बाकी है, यानी फ्यूचर में पेमेंट करनी है, ठीक है। और लायबिलिटी असल में बिज़नेस का कर्ज या जिम्मेदारी होती है जो अभी अदा करना बाकी होता है, जैसे उधार लिया हुआ सामान या लोन वगैरह, तो ये लायबिलिटी होती है। तो स्टूडेंट्स आपने जो है वो लायबिलिटी का जो मैंने हाईलाइट की हुई है, आपने दोनों लाइन्स अच्छे से कर लेनी है। स्टूडेंट्स ये जो था लेक्चर नंबर 3 था, ये कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।